आप देख रहे हैं जीपी टाइम्स, जज्बा सच दिखाने का। सागरपुर में प्रद्युमन राजपूत जी के ऑफिस में लगा जन सुनवाई का बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम, जहां पर बड़े अफसरों ने लगाकर अपनी हाजिरी लगाई और पब्लिक ने अपनी अपनी परेशानियों को सामने रखा। आप देख सकते हैं बढ़ चढ़ पब्लिक की कितनी बौछार दिख रही है और वहां पर बड़े अफसर अपनी उन जनता की सुनवाइयों को देख रहे हैं, काफी परेशानियां देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आज हमारे बीच में हमारे यहाँ से एसडीएम सैनी साहब, एसपी साहब, एसएचओ और हमारे एनसीडी के सीनियर अधिकारी, तमाम ऑफिसर हर डिपार्टमेंट के आज हमारे यहाँ आए हैं। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे यहाँ के पार्षद भाई किसा जी मेरे साथ हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी, आरडब्ल्यू के लोगों ने भी बात रखी, कई लोगों ने लिख के भी दी और कुछ लोगों ने पहले भी लिख के दी है मेरी जानकारी में। आज समय बदला है, सरकार बदली है। आज हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की निर्देशन में अधिकारियों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। मेरा निवेदन आप सबसे यही है, कार्रवाई दोबारा से शुरू कर रहे हैं। जिनको मैं जिम्मेवारी सौंपी है वो पीछे रहें और दाएं और बाएं में जो ऑफिसर है, मैं चाहता हूँ कंसर्निंग ऑफिसर उसका साथ साथ रिप्लाई भी दे दें। प्रदीप जी, आप आरटीओ को बुलाइए करके और पॉइंट वाइज बात करें। कई बार पॉइंट वाइज बात करेंगे तो कम शब्दों में हमारी बात खत्म हो जाएगी और पूरी रामकारी सुनाएंगे तो आप समझ लीजिए आधे आरटीओ के लोग रह जाएंगे और अधिकारी भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे। ये मेरा निवेदन है। हमने शुरुआत की है कार्यक्रम की, हो सकता है कोई कमी रहे, अगली बार उसको और दूर करेंगे, तो आपका सहयोग चाहिए। साथ ही साथ एक बात और बता देता हूँ, आप जितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आप आम लोग नहीं हो, आम लोग नहीं हो, कामकाजी लोग दफ्तर चले गए हैं, बहुत लोग घर बैठे हैं। आप सब लोग वो लोग बैठे हो जो समाज के जिम्मेवार लोग हो। आप लोग वो बैठे हो जिनके कंधे पर अपनी आपको बताना चाहता हूँ कि द्वारका सब डिवीजन दिल्ली का सबसे बड़ा सब डिवीजन है, जहाँ पे मोटा मोटा 7 MLA की कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है। और द्वारका, क्योंकि द्वारका जो एसी सेंसेस है वो हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वहीं पर आ रही है। आज जितनी भी समस्या डिस्कस हुई है, ये आपने पहले भी डिस्कस करी होगी, आपने पहले कंसर्न डिपार्टमेंट में भी देखी होगी। मेरा आपसे ये वादा है, समस्या देखिए 3-4 प्रकार की है मोटा मोटा। एक समस्या जिसमें त्वरित एक्शन हो सकता है, जैसे आपका रेडी हटाना, PWD की रोड से एनक्रोचमेंट हटाना, रोड से एनक्रोचमेंट हटाना, ये वाली चीज़ है। दूसरा जो त्वरित एक्शन वाली चीज़ है, जैसे आपने बताया कि नशाखोर लोग हैं, आपने पिन पॉइंट जगह बताई है, वहाँ पर पुलिस का इमीडिएट एक्शन होगा। तीसरा जो ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन पूरा ट्रैफिक अगर आप चाहेंगे कि 1 महीने 2 महीने में रिजॉल्व हो जाए, वो तो थोड़ा मुश्किल है। हमारे DI साहब बहुत एक्टिव हैं और मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, अगर आपने 15 पॉइंट बताए हैं तो 4-5 पॉइंट की ये स्थिति विदिन 2 मंथ सुधार देंगे। कुछ आपके जो काम है, जैसे सड़कें बननी है, पाइपलाइन करनी है, जो मोटा मोटा आपका दिल्ली जल बोर्ड, IGL और MCD से रिलेटेड है, उसमें 2 बात के काम है। एक है जो उसमें टेंडर लगना है। देखिए जी, टेंडर का एक प्रोसेस होता है, उसमें टेंडर निकलता है, उसका वर्क ऑर्डर होता है और उसके बाद टेंडर की कार्रवाई होती है, वर्क इंस्पेक्शन होता है। डिपेंडिंग की काम कैसा है, उसमें 3 से लेकर 9 महीने 1 साल तक लग जाता है। पर टेंडर तक पहुँचाना उसकी जिम्मेदारी हमारी है। उसमें बड़े अधिकारियों से, जैसे MCD के DC साहब हैं, एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, दिल्ली एयरपोर्ट के CEO साहब हैं, उनसे मैं पर्सनली बात करूँगा। तो आपका टेंडर से रिलेटेड काम है। फिर आपका जो काम आता है वो है थोड़ा इमीडिएट एक्शन, दिल्ली एयरपोर्ट को नाले की सफाई, PWD से नाले की सफाई, MCD की रोड पे कहीं गड्ढा हुआ है, जैसे अभी भी आपने देखा होगा सरकार ने पूरे दिल्ली में गड्ढा भरो आंदोलन चलाया था और रिकॉर्ड टाइम में। मैं इस मन से कहना नहीं चाहता, अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे। अगर मेरे को वहां किसी ने कह दिया, जैसे मंजीत सिंह का नाम, उसका नाम आया, अगर वहां 100 लोग इकट्ठे हो गए तो कल को ये ना हो जाए किसी के साथ गलत हो जाए। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा क्योंकि किसी अधिकारी के साथ गलत हो।
काम अधिकारियों ने करना है। हम तो टीम बना के काम करना चाहते हैं, हम नहीं चाहेंगे कभी किसी के साथ गलत हो। तो इसलिए मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं और आपको ये भी बता दिया, जो काम नहीं करेंगे मैं क्या करूंगा। तो मुझे सड़क पर उतरना पड़े 100 लोगों के साथ, वो तब उतरना पड़ेगा कि जब मुझे अधिकारी लोग अपना काम नहीं करेंगे। सारे अधिकारी अगर अपनी ड्यूटी करेंगे तो मुझे इन छोटे छोटे कामों में अपनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। मैं चाहता हूं मेरा काम लगे, नाले खुलवाऊं, सड़कें बनवाऊं, बराबर बनवाऊं, बैंक खुलवाऊं, बच्चों के लिए जिम खुलवाऊं, पार्क सुंदर। ये रेहड़ियां खोमचे अगर मुझे हटाने हैं तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। ये 3-4 समस्या है, तो एमसीडी की, एक पुलिस की, पीडब्ल्यूडी अपनी रोड की चिंता करे, जल बोर्ड के अधिकारी बैठे हैं वो भी इस बात की चिंता कर ले। बहुत समय हमने उनको दिया, अब उनको सारी चीजें ऊपर से फंड भी आ रहा है और सारी व्यवस्थाएं भी हो रही है, इन चीजों की चिंता आप कर लें। आज कहीं बोरिंग हो, कहीं किसी का पंप लग रहा हो, पुलिस फौरन पहुंच जाती है। किसी का बोरिंग हो, फौरन पहुंच जाएगी पुलिस, फौरन काम बंद करा देगी, उसका सामान जब्त कर देगी। लेकिन ये रेहड़ियां लगी रहती है, कोई नहीं हटाता। लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं। अब कहीं भी इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए, फ्लाईओवर के नीचे नहीं होनी चाहिए। एमसीडी के अधिकारियों से बात होती है, एमसीडी वाले हटवा देते हैं। मेरे यहाँ जो ड्राइव जैसी होनी चाहिए थी एसडीएम साहब, वैसी अभी हुई। कहीं ना कहीं कमी रहती है, पूरी तैयारी के साथ नहीं होती। जहां हटाते हैं अगले दिन लोग फिर बैठ जाते हैं, कोई डर नहीं किसी तरह का। एमसीडी वाले कहते हैं कि भाई हमने तो कर दिया, हटा दिया, पर आपको कहां से आएंगे। तो हमने कहा, कमलजीत जी ने, हमारे सांसद, एमसीडी की जिम्मेवारी हटवाने की है। जहां से हटवा दी उस समय वहां के थाना अध्यक्ष या वहां के कंसर्निंग ऑफिसर आए कि एमसीडी ने जगह खाली करके दे दी, अब उस थाने की जिम्मेवारी है, वहां कोई ना बैठे। मैं गारंटी देता हूं, मजाले किसी की हिम्मत हो जाए, आज बाकी मर्जी का जवाब भी वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, बहुत ही दुख की बात है। तो आज लोग यहां जो रह रहे हैं, मुझे देख के तकलीफ होती है। हमारी समस्या एनक्रोचमेंट की है। दुकानदार बोर्ड रखते हैं, दुकानदार मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार खड़े हो जाते हैं, वो रोड पे नहीं लगना चाहिए। और ट्रैफिक के ऑफिसर यहाँ आए हुए हैं, मेरे यहाँ सत्संग होता था राधा स्वामी का, वो सब लोग समर्पित थे, उन्होंने यहाँ प्रयोग किया, कई सौ लोग यहाँ आते थे। वो आपके सड़क के बीच के अंदर एक वो आपका रेड कलर का जो होता है पिलर, वो लगाना और रस्सी लगा दी और अपने वॉलंटियर खड़े कर दिए। तो मेरा उसके बाद शाम को जाम लगता है, और अब तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अभी 1 बजने वाला जाम लगेगा तो थोड़ी देर पहले निकल लो। और बात यहां तक ही नहीं है, दोपहर में जो बच्चे स्कूल से सुबह घर से 6 बजे निकलते हैं और वो यहाँ आ रहे हैं और बस के अंदर 1-1 घंटा, आधा घंटा बैठे हैं, ट्रैफिक रेंग के चल रहा है। एक तो यहाँ बड़ी बसों के लाइन के रोड नहीं बचा, तो सब जितने भी स्कूल की यहाँ बसें आती हैं, छोटी बस जितने स्कूल के ऑनर हैं वो मंगवाएं और वो बस चले यहाँ पे, ताकि जाम ना लगे। बड़ी बसों की वजह से जाम होता है, बड़ी बसें जल्दी बंद कराई जाए, छोटी बसें हैं उससे राहत मिलेगी। हमारी ड्यूटी तो 5 बजे तक की है, जब हम रेड करते हैं तो खाली मिलता है। उसके सामने वर्धमान प्लाजा है, पिछले कुछ दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले ही हमारे कुछ मीडिया के बाद साथी थे, उन्होंने वहां रेड डाली और वहां कम से कम 150-250 आदमियों की इतनी भीड़, वहां उनको देख के भगड़ी थी, भाई पता नहीं कौन सी ऐसी रेड आ गई। तो इतना बड़ा नशेड़ियों का खुले पार्कों में देखो, तो खुले पार्कों में लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं। शरीफ आदमी ना तो पार्क में घूम सकता, नहीं निकल सकता। अगर वहाँ दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पे बहुत सारी महिलाएं भी निकलती है, मेट्रो स्टेशन है वहाँ से, वहाँ रैली पे दारू पिलाई जाती है, नॉन वेज की रैली लगाई जाती है। तो और जब तक आप वहाँ का जो बीट कांस्टेबल, वहीं हमारी चौकी भी है, ऐसा नहीं है कि हमें पुलिस वहाँ भेजनी पड़ेगी, हमारी पुलिस चौकी वही है। अगर आप उन्हीं को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा दो, फिर अगर यहाँ कुछ भी हुआ तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी। आप कड़ाई से वो करो, हमारे से
जितने भी हमारे आरडब्ल्यू के साथी हैं, विधायक जी हैं, हम हैं, हमारा आपको पूर्ण सहयोग रहेगा। एक आपने कहा कि मेरे को कोई भी शिकायत कर सकता, मेरा आपसे निवेदन है, एक द्वारका विधानसभा में अपने क्षेत्र में एक व्हाट्सएप नंबर ऐसा जारी कर दो, एक व्हाट्सएप नंबर ग्रुप बना दो, सारी आरडब्ल्यू के अंदर कोई भी इस पर अपनी शिकायत कर। जो अपनी चौकी है सर, पुलिस चौकी 2 नंबर चौकी जो है, जो पुलिस चौकी 2 नंबर जिसके अंदर ये एरिया आता है, तो नशे की भी बात पहले की गई। तो सर हमारे यहाँ पे पहले कुश नाम का लड़का था जो हेल्थ कांस्टेबल था, इसी पुरानी मीटिंग में मिला था। मैंने इतना दबंग कांस्टेबल भी नहीं देखा कि जो किसी को भी कहीं पे भी उठा के और उसको देख के लोग डरते थे। अभी उसको पता नहीं कहाँ मूव कर दिया है, बट अब नए मंजीत जी आए हैं जिनका कोई अपने चौकी में बैठ के बिना वर्दी आपको हमेशा मिलेंगे, हो उनकी वर्दी नहीं होगी उनके पास कभी भी चौकी में। दूसरा सर, हमें पहले आरडब्ल्यू को मिलाया जाता था हर इंटरवल पे, जन सुनवाई डीसीपी एसीपी ऑफिस में जाता रहता था, वो सब बंद हो गया, आपसे कोई मिलाप नहीं है उनका। तो मेरी अनुरोध है जैसे कुछ थे या तो वो या वैसे ही लोगों को इस चौकी में डाला जाए, क्योंकि इसका एरिया और उसमें जो यहाँ के एरिया के अंदर उपद्रवी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है। सर एक सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि इस इधर जब नाला बना था तो नाले की पुरानी एक लाइन थी यहाँ पे, और उसके बीच में 15 से 20 फीट की रोड है जो कि लोगों ने अपने मन से घास लगा के, सर पुराने नाले की जो सर्विस लेन थी और नाले के बीच में 20 फुट की रोड सर लोगों ने घास लगा के उसमें अपने दरवाजे लगा के लॉक कर दिया और फिर उसमें अपनी वॉल तक लगा दी है। अब उनसे बोलते हैं कि यार इनको खोल के रखो, आप लोगों के काम आएगी। उनका कहना ये होता है कि हमने इतने दिन भुगता है तो अब ये हमारी है। और अभी पार्षद साहब आए थे तो उनके सामने भी लोग लड़ पड़े कि नहीं ये हमारा अधिकार है। तो सर डीडीए का लैंड है, एनसीडी और डीडीए पे डिस्प्यूट है उस लैंड को लेकर, तो मेरा कहना सर कोई बंद नहीं लगा रहा है। हमारी गलियों में से लोग जाली के रिक्शों के अंदर मुर्गियां लेकर जाते हैं, लोग हम सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, हमारे सामने मुर्गियों की स्मेल आ रही है। हमने कई बार एक्शन उठाया लेकिन उसके ऊपर भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी भीड़ के अंदर इस बात के लिए सचेत कर दें कि इस तरीके की कार्रवाइयां की जाए कि लोगों को परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 7 बजे के बाद सारे ऑटो में नशेड़ी लड़के, जहाँ पर लड़कियाँ हमारी भी जवान लड़कियाँ पढ़ती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं, ये लोग रात को 7 बजे से लेके शुरू हो जाते हैं, 11-12 बजे तक यहाँ पर रहते हैं। हम लोग अगर बोलते हैं तो हमें धमकी भी मिलती है कि आपकी गाड़ी तोड़ देंगे, आपके दरवाजे तोड़ देंगे, आपके बच्चों के साथ ये कर देंगे। तो मैं सर आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इनके ऊपर कुछ कंट्रोल किया जाए, इनको रोका जाए। 7 नंबर गली में एक सांसी का मकान है, वहाँ पर चरस गांजा जो भी है झुग्गी के साथ मिलकर ये लोग करते हैं। और मेरे बिल्कुल घर के सामने सांसी का मकान है, शायद विधायक जी को पता भी होगा। 2010 में मेरे साथ काफी झगड़ा हुआ था और मेरा और मेरे परिवार के साथ इन्होंने इतना किया था, मेरा दरवाजा तोड़ा। रात को 2 बजे मैं मंगलापुरी थाने में जाके मैंने SHO से कंप्लेंट की और रात को मेरे यहाँ पुलिस बैठी और रात भर इनको भी सबको पकड़ के ले गए मंगलापुरी थाने में। तब से लेकर अब तक ये लोग धमकी देते रहते हैं, सांसी लोग हैं ये, और ये सब लोग डरते हैं इनसे। लेकिन मैं अपनी गली में नहीं डरी, उनसे मैंने मुकाबला किया, खूब मैंने उनको थाने में सबको बंद करवाया और मैंने विधायक जी से भी कहा था। पर मेरा साथ ऐसा है, इन्होंने बहुत बुरा किया सांसी ने, मेरा रास्ता बंद कर दिया, कूड़ा घर के सामने फेंक दिया, चारपाई घर के सामने डाल दी, मेरे को घर से निकलने नहीं देते। क्यों? इनसे इतने लोग डरते हैं, कोई सामने नहीं आता, कोई बोलता नहीं है। अगर कोई किसी को मारेगा तो पड़ोस में गली में कोई नहीं बोलता। मेरे घर के सामने गोली चलाई, उसकी जो भतीजी थी उसको गोली मारी पैर में, उसको मैंने खेत के मेरे घर में पूरा खून, इतना बुरा हाल कर रखा है सर, मैं आपको कुछ कह नहीं सकती। ये सांसियों ने पूरी गली के अंदर 10 नंबर से लेके यहाँ तक पूरा ड्रग्स का काम करते हैं। रात को 12 बजे इतनी बड़ी बड़ी कार आती है काले शीशे वाली, जिसमें चरस गांजा जो भी लेके आते हैं, कुछ मैंने अपनी आंखों से भी देखा। तो मेरी हाथ जोड़ से प्रार्थना है कि इनको रोका जाए। समस्याएं हैं जैसे कि हमने पिछले हमारी मार्केट में कुछ दुकानदारों ने लालच के कारण 3-4 फुट एनक्रोचमेंट के लिए पटरियां किराए पे दी गई, जिनका 500-600 रुपये पर डे लेते हैं। रोड जाम रहता है, लेडीजों के पर्स कटते हैं,
और उनसे कुछ कहते हैं तो वो लोग लड़ते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उनके बारे में हमने थाने में पहले भी कई बार कंप्लेंट दी हुई है, लिखित कार्रवाई, लेकिन कोई उनसे कुछ नहीं हो पाता उनका। दूसरा, हमारे यहाँ टीआई साहब से एक शिकायत है कि हमारे यहाँ रात को कुछ गलियों के अंदर से कहाँ से आके रात को गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जिससे हमारे को चोरी का डर बना रहता है। और उनसे कहते हैं तो क्या तुम्हारे बाप की गली है, और जो है सिटीजन है उनकी सबकी तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो जिनकी पेंशन नहीं बनी है उनकी कृपा पेंशन बढ़ाई जाए और वो उनके पेपर दिए जाए, क्योंकि हम पिछले दिनों से भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो पिछली पार्टी वाले हमारी पेंशन नहीं बढ़ाते थे। इसलिए मैं अब विधायक साहब से अर्ज करता हूँ कि वो हमारी पेंशनें बनाने का, ये पेंशन से रिलेटेड है जी। अब मैं जिंदगी भी फैलाता है तो वो हफ्ते में किसी एक दिन उठता है, तो मैं चाहता हूँ या तो उसके लिए कोई स्थान निर्धारित किया जाए जो मेन रोड के अलहदा हो, जिससे कि लोगों को आवागमन में भी असुविधा ना हो, और वहाँ पे जो मवेशी घूमते हैं उनकी वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं वो भी ना हो। और जैसा कि ट्रैफिक के एसएचओ साहब ने बताया कि नशे के लिए हमारी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी तो सर इतनी है कि चेतना के अनुसार आपको बता सकते हैं। अगर हम उनको मारने में या लड़ने में इतने ही सक्षम होते तो फिर आपको समस्या ही क्यों बताते। और हमें आपके ऊपर इतना विश्वास है, अगर कोई बच्चा घर में खेल रहा हो ना, उसके माँ बाप उसका खिलौना नहीं छीन सकते अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो, और आप चाहोगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अवैध है और वो होता रहे पब्लिक की और आपके नीचे नाक के नीचे होता रहे। तो आप चाहेंगे तो हमारी समस्याओं का निदान हो सकता है। हम लड़ने जाएंगे, हमारे ऊपर मुकदमे होंगे, हमारे सर फूटेंगे और कुछ नहीं होगा। एक आधी केस आपको और बढ़ाना पड़ जाएगा। धन्यवाद। आशा है मेरी बात जल्दी पहुंचा दी। हमारे यहाँ 24 आवर्स पैरामिलिट्री की फोर्सेस लग गई। एक हफ्ते रही, एक हफ्ते बाद फिर कहानी शुरू हो गई। हम कहाँ तक कीर्तन करें और कहाँ तक मारधाड़ करें। मारधाड़ में जो बीट कांस्टेबल हमारे आते हैं ऑनेस्ट है, सारे ऑफिसर हमारे ऐसे जो साहब ही ऑनेस्ट है। वो कहते हैं सर जी आप लोग मारधाड़ मत करना, इसको पकड़ के थाने लेके आओ। 200 मीटर पे मेरा पुलिस बूथ है, 500 मीटर पे मेरा थाना है। तो ना तो थाने को पता है, ना बीट कांस्टेबल को पता है, ना बीट ऑफिसर को पता है। हम लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, नहीं लड़ने साहब। पेपरों में हम पढ़ते हैं थाने की कहानी, कांस्टेबल की कहानी, पुलिस की कहानी। सारे पुलिस वाले, सारे एसएचओ, सारे ऑफिसर एक जैसे नहीं है, मानते हैं हम, लेकिन कुछ तो है। हम एक बार कंप्लेंट करने जाते हैं, नाम आ जाता है, मेरा नाम सांसियों के पास हिट लिस्ट में है, चाकू मरवा दूंगी, गोली मरवा दूंगी। लेकिन सर ये समस्या का हल नहीं है। हम लोग सर नहीं निपट पाएंगे, सर हम लोग नहीं निपट पाएंगे, आप लोगों को ही आना पड़ेगा। हम आप लोग है, लेकिन उसका उपयोग हम किसी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। ना हम किसी बिटिया की शादी उसके अंदर कर पा रहे हैं, ना कोई भी सामाजिक कार्य हम उसमें कर पा रहे हैं। कारण क्या है, उसमें व्यक्ति विशेष अपना ही काम करते हैं और हम लोग शादियां पार्क के अंदर करने को मजबूर हैं, जिसमें कि बारिश आने में खराब मट्टी हो जाए। मेरा विधायक जी का आग्रह है उस बरकत घर की चाबी RWA के को दी जाए, जिससे कि सबको उपयोग में लाया जा सके। दूसरा विधायक जी, बारात घर में एक MCD डिस्पेंसरी खुली हुई है, उसमें कोई भी दवाई नहीं मिलती है, सिर्फ 2 दवाई मिलती है, एक खांसी की, एक बुखार की। मेरा विधायक जी से अनुरोध है बारात घर में डिस्पेंसरी की जगह आरोग्य मंदिर खोला। मेरा तीसरा पॉइंट है, विधायक जी के टाइम में जो सीवर डल गए वो डल गए। 10 सालों से कोई भी सीवर नहीं डला, जो गली बच गई वो बच गई। उसके बाद एक नई योजना आई आम आदमी पार्टी की सरकार में, जाली बंद नाली शुरू। लेकिन नाली तो बनाई नहीं गई, जालियां जरूर बंद कर दी गई। और सभी की ये शिकायत है सीवर जाम है। सीवर जाम नहीं है, सीवर की लाइनें खुली हुई हैं। कारण क्या है, जो बारिश होती है उसका पानी कहाँ जाएगा, नाली नहीं है, जाली नहीं है। उस समस्या के कारण वो पानी तेज बारिश में खड़ा रहता है घरों के अंदर। ये 2 बार हमें 2 ट्रैफिक पुलिस वाले दे दें, क्योंकि हम जब निकलते हैं तो 1 घंटा डी ब्लॉक से लेके सागरपुर 1 नंबर के अंदर 1 घंटा लगता है। इस बीच में एम्बुलेंस भी होती है, बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं,
मैं चाहूंगा कि आगे से ट्रैफिक पुलिस लगातार देखे। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरी विधायक जी से शिकायत है कि उनको थोड़ा टाइट किया जाए, और हम जब नए आदमी वहाँ चुने हुए हैं तो हमारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। इसको नोट होगा। और मेरी हमारे एसएचओ राजकुमार जी से भी ये निवेदन है कि थोड़ा सा जो लोग नशे के थोड़ा है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और हम काम कर रहा है। हमारी पिछले 10 दिन पहले ही सांसद महोदय के साथ में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें डीएम साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, हमारे डीसीपी भी थे, सारे अधिकारी भी थे। तो सारे जितने भी बहुत सारे, मैं भी था, भाई प्रद्युमन राजपूत जी भी थे, और भी कई सारे विधायक पार्षद भी थे। तो यही सारी कॉमन जो चीजें थी, इंक्रोचमेंट की समस्या, नशे की समस्या, अवैध पार्किंग की समस्या, रिक्शाओं की समस्या, तो ये सारी ही सभी पूरी दिल्ली की समस्या है। और इनको जब तक जिम्मेवारी ना ठहराई जाए, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कुत्तों की यहाँ बात करें, कुत्तों के लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी की जो 2.5 साल से नहीं बढ़ पा रही थी, वो अभी इसी महीने बनी है, और उसने एक निर्णय लिया है कुत्तों के लिए एक कमेटी, सब कमेटी बनाई स्टैंडिंग कमेटी की, और उसमें किस तरीके से शेल्टर होम बनाने का विचार करना है, क्योंकि कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। किसी एनजीओ को उसको कमेटी रिपोर्ट बना के देगी, पूरा खाका तैयार करके देगी कि किस प्रकार से बजट कहाँ से लेके आए और कहाँ उनको जगह दी जाए। दिल्ली में अलग अलग सेंटर में एमसीडी की कहाँ जगह है, कौन चलाएगा, कहाँ से पैसा आएगा। तो उम्मीद ये है कि बहुत ही जल्दी वो पूरे कमेटी अपनी रिपोर्ट बना के इस पर काम करेंगे, और कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। जो जहाँ से भी जो ऐसे खतरनाक कुत्ते हैं तो उनको शेल्टर होम में भेजा जाएगा। बाकी उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए एमसीडी की अलग के ऊपर कोई काम नहीं होगा। सीवर खोद करके डालोगे, ना ही सीवर ठीक करेंगे और ना ही रोड बनेगा। अब आप देख लो, द्वारका विधानसभा के 2-3 ही वृक्ष है, एक डावली गाँव में, नसीबपुर गाँव, उन्हीं की ये सारी शाखाएं हैं, और वृक्ष के नीचे ही खंडे हैं। आप समझदार लोगों को दर्शन कहना ठीक है नहीं। मेरा सभी से अनुरोध है कि जल्दी जल्दी रोड बनाया जाए। आपका धन्यवाद। ऐसे दोस्तों कई लोगों ने अपनी अपनी परेशानियां और अपने विचार इन अफसरों के सामने रखे, और प्रद्युमन जी ने भी, और गिरसा जी ने भी, और एसडीएम सर, एसएचओ सब, और डीसीपी सर ने भी सुनवाई करी। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि ज़रूर कार्रवाई होगी, ज़रूर एक्शन होगा। और वहाँ पे कई लोगों ने अपनी अपनी कंप्लेंट रिटर्न में दी, लिख कर दी कि हमारी इन परेशानियों की सुनवाई हो। हम बहुत परेशान हैं। अवैध कई तरह के ऐसे जंजाल हैं जिनसे पब्लिक का निकलना भी जानलेवा बन चुका है। और आप देख सकते हैं कि सभी बड़े सरकारी अफसर जो बैठे हैं उन्होंने आश्वासन दे रहे हैं कि ज़रूर सुनवाई होगी। लेकिन आप देखिए कि पब्लिक कितने परेशान और जानलेवा हादसों से गुजर रही है, जिसका मैं जितना जिक्र करूं उतना कम है। लेकिन कब होगा, क्या इस पर सुनवाई होगी या नहीं? क्या इनके दुखों को देखा जाएगा या नहीं? अगर देखा जाए तो ये पहले से इतने परेशानियों को झेलते हुए क्यों यहाँ तक आए और क्यों नहीं देखा जा रहा? मैं एक आम नागरिक, एक समाज सेवक और एक पत्रकार के लिए नाते यही कहना चाहूँगा कि अगर जनता इन हादसों से गुजर रही है तो इन हादसों को क्यों नहीं देखा जाता, और क्यों देखकर भी अनदेखा किया जाता है। रिपोर्ट बाय सरबजीत सिंह। नमस्कार।